शिवसेना पार्टी की तरफ से समर्थन पत्र देने का योग मुझे आया है और ये ऐतिहासिक घटना है हमारे लिए। और ये ऐतिहासिक घटना ये भी है कि इस देश में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का मौका मोदी जी को इस देशवासियों ने दिया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। एनडीए की मीटिंग में बिहार में एनडीए के एक और दल लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी भी आए। कर्नाटक में जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर के लीडर एचडी कुमारस्वामी और आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 4 बजे शुरू हुई और 1 घंटे तक करीब 5 बजे तक चली। नीतीश ने कह दिया कि बिना देरी के फौरन सरकार बननी चाहिए और फिर एक ग्रुप फोटो खींची गई। सबने दिखाया विक्ट्री साइन, यानी एनडीए सरकार बनाने की रेस में भी सबसे आगे है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। इस तस्वीर में सबसे अगली कतार में मोदी के बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार रहे, यानी चौकोर मेज वाली मीटिंग के साथ ग्रुप फोटो में भी बीजेपी जानती है कि आगे किसे रखना है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजा ही ऐसा आया है कि इस वक्त देश में दोनों पॉलिटिकल कैंप गठबंधन के साथी जुटाने और सरकार बनाने को लेकर एक रेस में शामिल है। पीछे कोई नहीं रहना चाहता, यानी मकसद साफ है। इस वक्त देश में दोनों पॉलिटिकल कैंप में चट रिजल्ट पट सरकार बनाने वाले हालात बन गए। चट रिजल्ट और पट सरकार, यानी बिना वक्त गवाए बहुमत का दावा और शपथ से लेकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू। 4 जून को नतीजे आए, 5 जून को एनडीए और इंडिया दोनों कैंप एक्टिव हुए, लेकिन दोनों की नजर थी 2 पार्टियों और लीडर्स पर। शाम करीब 4 बजे जब प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हुई, सबसे बेसब्री से इंतजार था तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोनों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कई बयान आए, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से टीडीपी और जेडीयू पक्की तरह बीजेपी के साथ है। एक तरफ दिल्ली में हलचल थी तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव के संकेत देखे गए। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। इस वक्त एनडीए का पूरा नंबर गेम क्या है वो देखिए। बीजेपी 240 सांसद, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट 7 सांसद, एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद, जेडीएस, जनसेना पार्टी और आरएलडी के 2-2 सांसद, अपना दल और एचएएम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 1-1 सीट, एजेएसयू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 1 सांसद, एजीपी यानी असम गण परिषद और महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की 1 सीट, यूपीपीएल यानी असम की यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल का 1 सांसद, जेडपीएम यानी मिजोरम की मिजोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी की 1 सीट, एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का 1 सांसद, साथ में लद्दाख और दमन और दीव से 1-1 सांसद, ये मिलकर होते हैं 268 सांसद। अब इसमें तेलुगु देशम पार्टी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद जोड़ते हैं तो 296 सीट हो जाती है, यानी एनडीए के पास 272 के जादुई आंकड़े से 24 सांसद ज्यादा है। 296 के साथ ये एनडीए के पास पूर्ण बहुमत की सरकार का आंकड़ा है। 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और फिर राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपने दूसरे कार्यकाल का इस्तीफा दिया और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश की, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करेंगे। हम भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाएगा। बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट यहां पर किया और कहा कि हमारी मूल्यवान एनडीए सहयोगियों से मुलाकात हुई है। एनडीए की बैठक के बाद मोदी का ये ट्वीट यहां पर सामने आया है।
इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष के इस गठबंधन ने आज जो बैठक की उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई थी। लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक से कोई बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आएगी, लेकिन क्या हुआ इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए गौर से देखें। सीटों पर कब्जा जमाया है और वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या 234 सीटें जीतने वाला इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। अखिलेश की साइकिल पर बैठकर राहुल ने कांग्रेस का हाथ मजबूत किया। फैक्टर नंबर 2, टीम वर्क ने किया मजबूत। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपनी अपनी पार्टियों की जगह इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे। 5वें चरण के चुनाव में अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, तो अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ और रायबरेली में राहुल के समर्थन में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। रायबरेली से कांग्रेस कैंडिडेट राहुल गांधी के प्रचार के लिए मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी ने यूपी में इंडिया गठबंधन की मजबूती का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है और ये जन सैलाब बता रहा है। ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। यूपी के कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो अखिलेश यादव के साथ राहुल ने भी कन्नौज की धरती से मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। और जब भी राहुल गांधी जोशीले भाषण दे रहे थे, मंच पर बैठे अखिलेश तालियां बजाकर अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे थे। 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। फैक्टर नंबर 3, 2 लड़कों का मोदी पर हमला। यूपी के चुनावी रण में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने खटाखट फटाफट गटागट सटासट के बाल छोड़े। राहुल गांधी के खटाखट बयान पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने पलटवार किया, तो अखिलेश यादव ने मोदी के पलटवार पर हमला बोल दिया। अमेठी और रायबरेली में यूपी के 2 लड़के फिर एक साथ आए, विरोधियों पर व्यंग्य बाण बरसाए। राहुल गांधी के खटाखट वाले अंदाज से पशुपेश में आए पीएम मोदी की जुबान पर भी खटाखट की गूंज हुई। इल्जाम ये कि 4 जून को नतीजा आते ही इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। तो पीएम मोदी के खटाखट पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने राहुल का साथ देने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव, हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे? इसलिए जल्दी जल्दी आज ही तय किया गया और आज ही वो नेता चुन लिए गए हैं। साइन हो चुका है, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे।
जी। वो क्या कहती है? चंद्रबाबू नायडू का ट्रैक रिकॉर्ड है, 2018 हो गया, 2019 हो गया, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड चंद्रबाबू नायडू का भी और नीतीश कुमार का भी है। आपकी पॉलिटिकल समझ क्या कहती है? ये कितने दिन का गठबंधन है? देखिए, कब तक चलेगा? ये हमेशा विपक्ष के पास एक मौका एक्स्ट्रा होता है। हाँ। सुप्रिया सिन्हा जी की पार्टी के पास, मेरी जो जानकारी है कि कांग्रेस का कोई नेता प्राइम मिनिस्टर बनने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, वो नरेंद्र मोदी को रिमूव करने में इंटरेस्टेड है। तो उनके पास एक पद है जो वो ऑफर कर सकते हैं, जो इस देश का सबसे बड़ा पद है, वो प्राइम मिनिस्टर का पद है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि क्या एक नाम पे सहमति बन जाएगी। कल से ये चर्चा कई बार सुन चुका हूं राजनीतिक हलकों में कि नीतीश कुमार की तरफ दौरे डाले गए हैं। चर्चा ये हुई कि शरद पवार ने उनको फोन किया है। चर्चा ये भी है कि टीडीपी, जेडीयू और आरएलडी एक ब्लॉक बन के काम कर रहा है। वो 30 सांसदों का जो गुट होगा, कोई फैसला जो होगा वो एक साथ लेंगे। तो यानी कि ये टेंटर हुक्स पे डालना है। अभी ये सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसे मौके आ सकते हैं जब कुछ कड़े फैसले लेने की कोशिश होगी तो रोड ब्लॉक आएगा। और वो रोड ब्लॉक क्या उसको नेगोशिएट कर पाएंगे, वो मनूवरिंग कैपेसिटी होगी क्या और कैपेबिलिटी होगी क्या, ये देखने वाली बात। लेकिन मैं एक और सवाल पूछ रही हूँ। प्रेम जी ने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का। जब पहली दफा एनडीए बना और अटल बिहारी वाजपेयी सक्सेसफुली पहली बार 5 साल की गठबंधन सरकार चला पाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी दो अलग शख्सियत हैं क्या? मैं ये अलग बीजेपी है। हाँ। इसको मैं न्यू बीजेपी कहता हूं कई बार। ये अलग बीजेपी इसलिए है क्योंकि पहले बीजेपी काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी। वो अब एक तरीके से कह सकते हैं अब आपकी पैन इंडिया पार्टी बन चुकी है। वो थोड़ी एकोमोडेटिव पार्टी मानी जाती थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। नरेंद्र मोदी जिस समय से सत्ता में आए और जिस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, तो वो वैसी बीजेपी नहीं रही। अब बीजेपी तो अब ऐसी हो गई है कि, और मैंने सुना है कि संघ के लोगों में उसको लेकर काफी नाराजगी है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हमें आरएसएस की जरूरत थी, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी का एक बदलता स्वरूप है। वो बड़ी पार्टी होती गई है, सांगठनिक स्तर पे बहुत मजबूत हो गई है, रिसोर्सफुल पार्टी है। तो क्या वो अपने आप को उस तरीके से ढाल पाएगी इस नए गठबंधन के एरा में? ये एक बड़ा सवाल है। प्रेम शुक्ला, मुद्दत हो गई, एनडीए का कोई कन्वीनर नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं थी। पहली दफा मुझे याद है पिछले साल बंगलुरु में जब इंडिया की बैठक हुई, तब आपने एनडीए की आनंद फानंद में बैठक बुलाई और 38 दल शामिल कर लिए, जिनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं पता था। प्रेम शुक्ला, अब ये चुनौती हो गई क्या कि कन्वीनर भी बनाना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा? राजीव जी कह रहे हैं कि रोडमैप भी बनाना पड़ेगा, नेशनल एजेंडा भी बनाना पड़ेगा, नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस कहा जाता था उस जमाने में जब ये बना था। ये सारी चुनौतियां हो गई क्या प्रेम जी अब आपके सामने? भाई 282 पर नहीं जरूरत थी, 303 पर नहीं जरूरत थी, अब तो 3 पायों की कुर्सी है ना। नीतीश कुमार कहेंगे हम छोड़ रहे हैं जातिगत जनगणना नहीं कराते, तो चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर लो जो करना है। नहीं गरिमा जी, ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है, लेकिन जो है एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो हर किसी को होना ही चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम अगर राजग बना रहे हैं, राजग की सरकार बना रहे हैं, तो हर किसी की उसमें जो है विषय तो लिए ही जाएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, पहली बार अब इतने लंबे अरसे बाद कन्वीनर बनाना पड़ेगा ना प्रेम जी, अभी तक नहीं था, अभी तक जरूरत नहीं थी। तो भाई हाँ तो जरूरत है तो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपको क्या लग रहा है? आपके समाचार आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है, तो क्या आप एडजस्ट नहीं हुई कि न्यूज़ 24 एडजस्ट नहीं हुआ? तो ये देखिए, समय के अनुकूल जो है राजनीतिक निर्णय होते हैं, समय के अनुकूल जो है शासन के संचालन की जो है व्यवस्था तैयार होती है। समय के अनुकूल बीजेपी मान लेगी ना कि जो राष्ट्रीय तो प्रेम शुक्ला, सुनिए सर, अरे भारतीय जनता पार्टी इसी की विशेषज्ञ है। ठीक है, विशेषज्ञ है आप, परिस्थितियों के अनुकूल फिर आप ये मान अटल जी का तुमने उदाहरण दिया आपको। नहीं, एक सेकंड आप रुक जाइए। आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन खड़ा किया कर्नाटक सरकार के एक फैसले के खिलाफ। कर्नाटक ने मुस्लिम को आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हक छीन लिया, एससी एसटी का हक छीन लिया। ठीक वही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उनको आप बगल में बैठा रहे हैं। तो ये परिस्थितियों का अनुकूलन हुआ क्या, अडेप्टेशन हुआ? आपके सामने देखिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टीडीपी को नहीं है। टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम संविधान के सम्मत
करेंगे निर्णय। कर्नाटक आप में ही ने संविधान के सम्मत हुआ। बताया सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान सम्मत, हाँ भाई नहीं हुआ ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाता? तो संविधान सम्मत एनसीबीसी जो है, जो संवैधानिक संस्था है, आप सुन तो लीजिए कि मैं भी सुप्रिया जी की तरह बात करूं आपसे। मैं भी बोल लेती हूँ, मैंने सवाल पूछा। सुन तो लीजिए भाई, तो पहले आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। अब सुनिए आराम से प्रेम जी, पूरा बोल लीजिए। हाँ, तब मैं मुंबई बोलूंगा। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रुटिपूर्ण फैसला था। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जी। लेकिन विजय कृपा करके बताइए, एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? उस संवैधानिक संस्था ने ये पाया कि कर्नाटक में जो इन्होंने लिस्ट बनाई है मुस्लिमों को जो आरक्षण के दायरे में ले आए हैं, उसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार इनके पास नहीं है, उस पर किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसलिए उसमें आपत्ति। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है क्या? कर्नाटक के बारे में नहीं कहा, ये बंगाल के बारे में था। बंगाल हाईकोर्ट ने कहा, ये कर्नाटक हाईकोर्ट की है। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसके चलते लोगों के दिलों में कांग्रेस मजबूती से उतरती चली। उत्तर प्रदेश में जिस तरह अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया, उसका असर नतीजों में दिखा। कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव संजीवनी साबित। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपी जोड़ो यात्रा निकाली, जिससे जनाधार काफी मजबूत हुआ। फैक्टर नंबर 5, महंगाई बेरोजगारी, संविधान ने बनाया माहौल। यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने और समाजवादी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने के पीछे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के वादे भी बड़ी वजह है। दोनों नेता हर चुनावी रैली में दावा करते रहे कि यदि मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटें जीतती है तो संविधान में बदलाव करके आरक्षण को हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर पिछड़ों को अपने और सपा के साथ जोड़ लिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी के हर वार पर जबरदस्त पलटवार किया और दो लड़कों के स्टाइल यूपी के वोटर्स को भी भाई। पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे हमसे इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे आपसे ये युग